दोस्तों, रशिया और यूक्रेन के कॉन्फ्लिक्ट के बारे में आई थिंक ऑलमोस्ट सभी को पता है अब। लेकिन वर्ल्ड में पिछले एक साल में और भी बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट्स चल रहे हैं जिनके बारे में इतनी बात नहीं की जाती। लेकिन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं सारे कॉन्फ्लिक्ट्स, क्योंकि इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस उनके आसपास की लोकेशंस के बारे में पूछ लिया जाता है। तो आज की वीडियो में हम देखेंगे पिछले एक साल के जो इंपॉर्टेंट कॉन्फ्लिक्ट्स हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड उनके बारे में, और मैप की हेल्प से उनको अच्छे से जानने की कोशिश करेंगे उनके आसपास की लोकेशंस को। सो हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी सेफ होंगे, हेल्दी होंगे और अपनी नॉलेज को बढ़ा रहे होंगे। मेरा नाम है संदीप एंड आई वेलकम यू ऑल टू ट्रिकेट। तो दोस्तों, मैंने आप लोगों को बोल रखा है कि मैं अप्रैल तक वीडियोस नहीं बना पाऊंगा, लेकिन रहा नहीं जाता और जब भी टाइम मिलता है तो मैं सोचता हूँ कि वीडियो बना देनी चाहिए। तो ये भी फिर से टाइम मिला, फिर से सोचा आप लोगों के लिए वीडियो बना दी जाए। जब भी ऐसा पॉसिबल होगा मैं करते रहूँगा, लेकिन मैं गारंटी नहीं देता कि हर वीक वीडियो आ पाएगी। तो ऐसा ही पिछले हफ्ते भी हुआ था और मैं संडे को वीडियो नहीं अपलोड कर पाया था, तो बुरा ना माने उस बात का। तो काफ़ी बातें हो गई और आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। अब सबसे पहले आप लोगों के लिए क्वेश्चन, और क्वेश्चन है कि आपको बताना है मुझे कि यूक्रेन की कैपिटल का नाम क्या है। तो कमेंट्स में सब लोग इसका आंसर देंगे आई होप, क्योंकि अभी तक तो सब फेमिलियर हो ही चुके होंगे कि यूक्रेन की कैपिटल क्या है। तो चलिए अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम बात करेंगे यमन में जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है उसके बारे में, यमन वॉर के बारे में। और ये कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है 2015 से 2015 से कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है और अभी भी ये चलने में ही है, लेकिन इसको इतना अटेंशन वर्ल्ड लेवल पे नहीं दिया जा रहा है जितना इसको दिया जाना चाहिए। यहाँ पे जो लोग हैं, जो आम लोग हैं, वो भुखमरी से मर रहे हैं, उनको खाने पीने के लिए राशन नहीं मिल पा रहा है, मेडिकल एड नहीं मिल पा रहा है, तो बहुत बुरे हालात हैं। तो जानते हैं यमन वॉर के बारे में। तो सबसे पहले यमन की लोकेशन की बात कर लेते हैं। तो आपको पता है इस तरफ इंडिया पड़ता है और इंडिया के अगर आप इधर आएंगे वेस्ट साइड में, यानी कि ये वेस्टर्न एशिया का रीजन पड़ता है। तो इसमें यहाँ पर एकदम ये जो कंट्री आपको देखने को मिल रही है इसको कहते हैं यमन। यमन की अगर कैपिटल की बात करें तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी कि कैपिटल है सना। और अगर आसपास की वाटर बॉडीज की बात करें तो ये वाला जो एरिया है ये है आपका अरेबियन सी का। और अगर आप इधर जाएंगे तो यहाँ पर आपको रेड सी देखने को मिलेगा। रेड सी आपको पता है कि इस तरफ अफ्रीका पड़ जाता है और इस तरफ एशिया का रीजन पड़ जाता है। और फिर आगे आएंगे तो आपको यहाँ पर गल्फ ऑफ एडन देखने को मिलता है। और यहाँ पर ये जो एरिया है ये एक स्ट्रेट है जिसको कहते हैं बाब एल मंडेब। तो बाब एल मंडेब इस तरफ आपको देखने को मिलेगा। ये तो हमारा यमन हो गया और इस तरफ एक कंट्री पड़ती है जिबूती, ठीक है। तो इनके बीच में जो वाटर बॉडी है उसको आप कहेंगे बाब एल मंडेब स्ट्रेट। बाब एल मंडेब के बाद अगर हम इधर जाएं तो यहाँ पर आपको एक आइलैंड देखने को मिलेगा जिसको बोलते हैं सोकोत्रल। और ये आइलैंड जो है ये भी यमन का ही आइलैंड है, ये अरेबियन सी में आपको देखने को मिलेगा। और अगर बाउंड्रीज देखें इसकी दूसरी कंट्रीज के साथ तो आप इस तरफ देख सकते हैं ये है ओमान, और ऊपर की तरफ नॉर्दर्न साइड में आपको देखने को मिलेगा सऊदी अरेबिया। तो दोस्तों, हमने ये देख ली बाउंड्रीज और आसपास की जो लोकेशंस थी। अब देखते हैं कि यहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट चल क्या रहा है। तो यहाँ के कॉन्फ्लिक्ट को समझने के लिए आपको दो ग्रुप्स के बारे में जानना पड़ेगा। एक तरफ है हूतीज और एक तरफ जो दूसरा ग्रुप है उसको कहते हैं हदी। इन दोनों के बीच में लड़ाई चल रही है और इस लड़ाई का जो रीजन है वो यमन नहीं, एक्चुअली बाहर की जो कंट्रीज हैं वो हैं। कौन सी है वो कंट्रीज? एक कंट्री आपकी होगी ईरान और एक हो गई आपकी सऊदी अरेबिया। देखिए, ईरान और सऊदी अरेबिया के बीच में टेंशन बहुत पुरानी है, लेकिन ये डायरेक्टली कहीं पे वॉर नहीं लड़ रहे होते हैं, ये इनडायरेक्टली जिसे प्रॉक्सी वॉर कहते हैं उस तरीके से ये वॉर लड़ते हैं। और इस वॉर का जो सेंटर बना हुआ है वो है यमन। यमन को इसका जो नतीजा है वो भुगतना पड़ रहा है, स्पेशली यहाँ के जो लोग हैं, जो आम लोग हैं, उनको उसका नतीजा भुगतना पड़ रहा है। आपको शायद पता हो, अगर हम ईरान की बात करते हैं तो ये एक शिया मेजॉरिटी कंट्री है, ठीक है। जब हम मुस्लिम्स की बात करते हैं तो वहाँ पे ये अलग सेक्ट हैं, एक है ये है शिया। और अगर सऊदी अरेबिया की बात करेंगे तो ये सुन्नी मेजॉरिटी है। तो इस वजह से भी एक बहुत बड़ा कॉन्फ्लिक्ट का रीजन माना जाता है इन दोनों कंट्रीज के बीच में। और अगर हम ईरान की बात करते हैं तो ईरान सपोर्ट करता है ये वाला जो ग्रुप है ना आपका हूती ग्रुप जो है, इन रेबल्स को ये सपोर्ट करता है। और अगर हम सऊदी अरेबिया की बात करें तो सऊदी अरेबिया सपोर्ट करता है हदी। अब हम जब हदी की बात कर रहे हैं तो हदी वो ग्रुप है जो गवर्नमेंट को सपोर्ट करता है। एक्चुअली यहाँ के जो प्रेसिडेंट हैं उनका नाम है मंसूर हदी, जो 2012 से यहाँ के प्रेसिडेंट हैं। तो उनको जो ग्रुप सपोर्ट करता है उसको बोलते हैं हदी, और जो उनके अगेंस्ट है उसको बोलते हैं हूती। तो इनके बीच में यहाँ पर पूरी जंग चल रही है। और उसके अलावा भी, इन दो ग्रुप्स के अलावा भी आपको और भी छोटे मोटे यहाँ पे ग्रुप्स देखने को मिलेंगे जो यहाँ पर अलग अलग एरिया को कब्जा रहे हैं। मैं आपको अगले मैप से थोड़ा बेटर आइडिया दे पाऊंगा उसका। हाँ, तो इसमें आप देख सकते हैं जो इस कलर में आपको रीजन देखने को मिल रहा है तो वो आपका
हदी के अंडर है, मतलब जो यहाँ की गवर्नमेंट है उसके अंडर में आपको ये एरिया देखने को मिलेगा पूरा का पूरा। और इधर जो आपको ये इस कलर में एरिया दिखाई दे रहा है, ये हूतीज जो हैं उनके अंडर में है, उन्होंने ये एरिया कब्जा रखा है। और उसके अलावा आप देख सकते हैं कि ये ब्लू कलर में जो रीजन है उसमें एक और पार्टी आ गई यहाँ पर। इनफैक्ट जो अलकायदा वगैरह है उनके हाथ, उनके अंडर में भी थोड़ी जगह उनके कब्जे में है। और अगर आप एक चीज़ ध्यान से देखें तो ये जो सना जो इनकी कैपिटल है वो किसके अंडर में है, हूदीज के अंडर में है। तो यहाँ पर बहुत अलग अलग तरीके के अलग अलग रेबल्स देखने को मिलेंगे आपको जो गवर्नमेंट के अगेंस्ट यहाँ पर लड़ रहे हैं, और उसके बीच में जो पिस रही है वो आम जनता पिस रही है, जैसा कि अलग अलग वॉर जोन्स में होता है। तो ये एक कॉन्फ्लिक्ट है जो आपको ध्यान में रखना है। जो मेजरली आपको चीज़ें ध्यान में रखनी है वो आसपास की लोकेशंस ध्यान रखनी है कि जो यमन है वो सऊदी अरेबिया के साथ बाउंड्री शेयर करता है, इस तरफ ओमान के साथ बाउंड्री शेयर करता है। अगर वाटर बॉडीज की बात करें तो इधर गल्फ ऑफ एडन देखने को मिलता है, ऊपर की तरफ आपको यहाँ पर रेड सी देखने को मिलता है, यहाँ पर आपको बाब एल मंडेब देखने को मिलेगा, और इनका एक आइलैंड इसके आसपास आपको जो सकूतरा आइलैंड है वो देखने को मिलेगा, जो कि किसका है, आपका यमन का है, और ये कहाँ पे पड़ता है, अरेबियन सी में। तो दोस्तों ये देखा हमने यमन वॉर, यानी कि जो एक सिविल वॉर है यमन में जो चल रहा है। और हम बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जा सकते क्योंकि हमने अलग अलग कॉन्फ्लिक्ट्स को कवर करना है और हमें मैप की हेल्प से अलग अलग लोकेशंस को जानना है, वो हमारा मेन मुद्दा यहाँ पर है। और अब हम चलेंगे नेक्स्ट जो हमारा कॉन्फ्लिक्ट है, और वो कॉन्फ्लिक्ट आपको यमन के नज़दीक में ही देखने को मिलेगा। जब आप इस तरफ चले जाएंगे अफ्रीका में, तो अफ्रीका में चलते हैं उस लोकेशन पर। तो अफ्रीका में आपको यहाँ पर एक कंट्री देखने को मिलेगी जिसको बोलते हैं इथियोपिया। ठीक है, ये रेड सी के इस तरफ ही आपको देखने को मिली, यानी यमन के नज़दीक में, इसीलिए इसको बोल रहा था। तो अगले मैप में थोड़ा डिटेल में इसकी लोकेशन को देखते हैं। तो दोस्तों ये रहा कंट्री जिसका नाम है इथियोपिया, और इथियोपिया की अगर कैपिटल की बात करें तो वो है एडिस अबाबा। मैं इसको बचपन में एडिडास, बचपन में नहीं मतलब जब मैं थोड़ा छोटा था तब इसको मैं एडिडास नाम से याद रखता था, एडिस अबाबा। तो आप लोग भी ऐसे याद रख सकते हैं, मैंने बताया भी होगा जब हम इथियोपिया डिस्कस कर रहे थे तब। तो अगर इथियोपिया की अगर आप नेबरिंग कंट्रीज़ देखेंगे तो आपको ऊपर एरिट्रिया देखने को मिलेगा। एरिट्रिया जिनके साथ इनके बहुत अच्छे रिलेशंस नहीं थे पास्ट में। इधर आपको एक कंट्री देखने को मिलेगी छोटी सी, जिबूती, एक छोटी सी कंट्री, लेकिन वर्ल्ड लेवल पर इसका बहुत ज़्यादा महत्व है। यहाँ पर अलग अलग कंट्रीज़ के बहुत सारे बेसेस हैं। और इस तरफ आपको देखने को मिलेगा यमन जो थोड़ी देर पहले हमने देखा, और इनके बीच में ये देखने को मिलेगा आपको यहाँ पर बाब एल मंडेब। और इस तरफ आपको एक कंट्री देखने को मिलेगी जिसका नाम है सोमालिया। फिर नीचे यहाँ पर केनिया आपको देखने को मिलेगी, और केनिया के बाद आपको यहाँ पर साउथ सूडान देखने को मिलेगा, और ऊपर सूडान देखने को मिलेगा। इथियोपिया की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट डैम भी है जिसके बारे में बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसका नाम है ग्रैंड रेनेसा डैम, यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा वो। और इस डैम के ऊपर थोड़ा कॉन्फ्लिक्ट चलता रहता है। सूडान के ऊपर आपको एक कंट्री देखने को मिलेगी इजिप्ट, या उसका और इथियोपिया का थोड़ा बहस वगैरह चलती रहती है, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, काफ़ी बड़ा डैम है। तो अब आ जाते हैं मुद्दे को जानने के लिए कि यहाँ पर मुद्दा चल क्या रहा है। एक्चुअली इथियोपिया की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पर एक सेंट्रल लेवल पर गवर्नमेंट है, और फिर अलग अलग जो रीजन्स हैं वहाँ पर रीजनल गवर्नमेंट है। तो ऐसा ही एक नॉर्थ साइड में एक रीजन पड़ता है इथियोपिया का जिसको बोलते हैं टिग्रे, और टिग्रे में जो गवर्नमेंट है वो है टीपीएलएफ की। टीपीएलएफ की अगर हम फुल फॉर्म की बात करें तो इसका मतलब है टिग्रे पीपल लिबरेशन फ्रंट। तो यहाँ पर जो कॉन्फ्लिक्ट है, एक तरफ आपको पार्टी देखने को मिलेगी जिसका नाम है टीपीएलएफ जो कि एक रीजनल गवर्नमेंट है यहाँ पर, और दूसरी तरफ आपको यहाँ पर फेडरल गवर्नमेंट देखने को मिलेगी। और फेडरल गवर्नमेंट की अगर लीडर की बात करें, यानी कि यहाँ के जो प्राइम मिनिस्टर हैं, उनका नाम है अबी अहमद। इनको ईयर 2019 में नोबेल पीस प्राइज़ अवार्ड भी मिला था। एक्चुअली पहले इरिट्रिया के साथ करीबन 20 साल से इनका कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था इथियोपिया का, उसको इन्होंने रिजॉल्व किया था, और कहा जाता है कि कंट्री में बहुत शांति लेके आए थे। लेकिन उसके बाद ईयर 2020 में ये इनका खुद का प्रॉब्लम स्टार्ट हो गया इथियोपिया में। यहाँ पर जो टिग्रे यानी कि जो टीपीएलएफ है वो एक तरीके से जो यहाँ पर फेडरल गवर्नमेंट है इनके बीच का कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हो गया। और कॉन्फ्लिक्ट जब स्टार्ट हुआ तो एरिट्रिया की जो गवर्नमेंट है उन्होंने भी धीरे धीरे थोड़ा बहुत इनको सपोर्ट किया, यानी कि जो फेडरल गवर्नमेंट है उनको सपोर्ट किया, और ऊपर से थोड़ा बहुत यहाँ से सपोर्ट मिला। तो इनिशियली तो टिग्रे जो टीपीएलएफ है वो थोड़ा दबाव में आई, लेकिन फिर धीरे धीरे पता चला कि उन्होंने अपना एरिया एक्सपेंड करना स्टार्ट कर दिया, और जो फेडरल गवर्नमेंट है वो धीरे धीरे बैकफुट पे आने लगी। और फिर एक ग्रुप यहाँ नीचे इस रीजन से, सदर्न रीजन से एक ग्रुप है जिसका नाम है ओला। ओला की अगर फुल फॉर्म की बात करें तो इसका मतलब है ओरोमो लिबरेशन आर्मी। तो एक तरफ आपको देखने को मिलेगा यहाँ पर टीपीएलएफ, और यहाँ से
ओला देखने को आपको मिलेगा और इसके बीच में फंसी हुई है यहाँ की फेडरल गवर्नमेंट। आपको मैं एक दूसरा मैप दिखाता हूँ, उससे आपको और भी आइडिया लग जाएगा। तो टिग्रे की जो TPLF है वो देखने को मिलेगी आपको इस रीजन में, और ये अपने आप को धीरे धीरे एक्सपेंड कर रही है। ऊपर यहाँ पर जो एरिट्रियन गवर्नमेंट है उसने भी थोड़ा ये एरिया कब्जा के रखा हुआ है, यानी कि वो फेडरल गवर्नमेंट की हेल्प कर रही है। ये जो छोटे छोटे आपको देखने को मिल रहे हैं, ये जो ओला मैंने आपको बताया था वो इन रीजन्स पे इन्होंने कब्जा जमाया हुआ है। तो फिर बात वही आ जाती है कि इनके बीच में यहाँ की जो रीजनल पावर्स हैं उनके बीच में यहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिल रहे हैं, और उसके बाद फिर दिक्कत जो झेलनी पड़ती है वो किसको, यहाँ के आम लोगों को झेलनी पड़ती है। तो ये था हमारा सेकंड कॉन्फ्लिक्ट जो कि है टिग्रे वॉर। इथियोपिया में चल रहा है, और इसमें जो इन्वॉल्व कंट्रीज हम बोल देंगे, एक तो मेनली आपकी इथियोपिया हो गई और साथ में थोड़ा बहुत एरिट्रिया का रोल यहाँ पर है। और ये कहाँ पर चल रहा है? ओवरऑल अफ्रीका में। अब बढ़ते हैं हम अपने तीसरे कॉन्फ्लिक्ट की तरफ। सेनकाकू आइलैंड्स के बारे में जानने से पहले हम जापान को थोड़ा देख लेते हैं। तो जापान में बहुत सारे आइलैंड्स हैं, बहुत सारे आइलैंड से मिलके ये कंट्री बनती है, लेकिन जो मेजर आइलैंड्स की बात करते हैं तो वो 4 आइलैंड्स हैं। सबसे ऊपर आपको यहाँ पर पहला आइलैंड देखने को मिलेगा जिसका नाम है होकाइडो, ठीक है, ये वाला रीजन। फिर उसके बाद ये आइलैंड आपको देखने को मिलता है जो सबसे बड़ा आइलैंड है रीजन में, काफ़ी बड़ा है, इसका नाम है होंशू। और होंशू में ही इनकी कैपिटल भी पड़ती है जापान की, जिसका नाम है टोक्यो। और होंशू आइलैंड में ही आपको एक वॉल्केनो देखने को मिलता है, तो बोलते हैं माउंट फूजी, खतरनाक वॉल्केनो। तो ये कहाँ पड़ेगा? आपका होंशू आइलैंड में। उसके बाद तीसरा आइलैंड आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा जिसका नाम है शिकोकू। और चौथा आइलैंड आपको ये वाले रीजन में देखने को मिलेगा जिसका नाम है क्यूशू। उसके अलावा आपको एक आइलैंड चेन इस रीजन में देखने को मिलेगी जिसको बोलते हैं ryukyu आइलैंड चेन। और अगर आप लोकेशंस देखें, वाटर बॉडीज देखें, तो यहाँ पर आपको एक सी देखने को मिलता है जापान और चाइना के बीच में, आप कहेंगे तो इसको बोलते हैं सी ऑफ जापान, ठीक है। जापान कहता है इसको सी ऑफ जापान, लेकिन जो ऊपर यहाँ चाइना है या फिर जो नॉर्थ कोरिया है वो इसको ईस्ट सी बोलते हैं। और इस तरफ आप ऊपर चाइना हो गया, यहाँ पर आपको नॉर्थ कोरिया देखने को मिलेगा, फिर नीचे यहाँ पे आपको साउथ कोरिया देखने को मिलेगा। और ये सी ऑफ जापान हो गया। सी ऑफ जापान के बाद इस तरफ आपको देखने को मिलेगा ईस्ट चाइना सी। फिर और दूर चले जाएंगे तो आपको क्या देखने को मिलेगा? साउथ चाइना सी, जहाँ पर बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट चलते रहते हैं। और ये जो सी ऑफ जापान है और ईस्ट चाइना सी को जो एक स्ट्रेट कनेक्ट कर रहा है उसको बोला जाता है कोरिया स्ट्रेट, ठीक है। कोरिया पड़ता है इसके ऊपर, तो इसको क्या बोलते हैं? कोरिया स्ट्रेट। तो ये तो आइडिया दे दिया मैंने आपको जापान के बारे में और उसके आसपास की कंट्रीज के बारे में। अब जो सेनकाकू आइलैंड्स हैं उनके बारे में जानते हैं, वो कहाँ पर लोकेटेड है। तो दोस्तों, सेनकाकू आइलैंड्स आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे, कुछ यहाँ पर इसकी लोकेशन है। अब यहाँ पर 3 कंट्रीज इन्वॉल्व हैं। एक तो आपको जापान देखने को मिलेगा इस तरफ, ठीक है। और मैंने आपको बताया था कि ये एक आइलैंड चेन है ryukyu आइलैंड्स की, जापान के ही जो आइलैंड्स हैं। इस तरफ आपको देखने को मिलेगा चाइना, और यहाँ पर आपको देखने को मिलता है ताइवान। तो ये तीनों कंट्रीज इस आइलैंड को क्लेम कर रही हैं, और जापान इन आइलैंड्स को बोलता है सेनकाकू। वहीं अगर पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना की बात करें, वो यानी कि चाइना जिसको हम कहते हैं, वो इसको बोलता है याओयू। और अगर रिपब्लिक ऑफ चाइना की बात करें, रिपब्लिक ऑफ चाइना का मतलब जो ताइवान, ठीक है, ताइवान को बोला जाता है रिपब्लिक ऑफ चाइना। मैंने इसके बारे में आपको बता रखा है कि एक्चुअल में ये माजरा क्या है, कि ये PRC खुद को बोलते हैं और ROC ताइवान खुद को बोलता है। जो हमने नॉर्थ एशिया वाला वीडियो था उसमें मैंने आपको ये सब चीज़ें बता रखी हैं, तो वो आप देख सकते हैं डिस्क्रिप्शन में, और ऊपर आई बटन में आपको मिल जाएगा। तो ROC जो है यानी कि जो ताइवान है वो इसको बोलता है याओयूटाई। तो प्रोनाउंस करने में कुछ गलती हो सकती है तो माफ़ी चाहूँगा। तो एक आइलैंड है सेनकाकू आइलैंड, बहुत छोटा आइलैंड है, यहाँ पर ना कोई रहता है, लेकिन इसके पीछे वही होता है ना, स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट लोकेशन हो जाती है। और पिछले 50 साल से इसको एक्चुअली जापान ही एडमिनिस्टर कर रहा है सेनकाकू आइलैंड को। लेकिन अब चाइना का तो हर जगह ही है उसका, वो बोल देता है कि ये मेरा है, तो चाइना ने बोल दिया है कि भाई ये मेरा है। और साथ में ताइवान जो है वो भी इसको क्लेम कर रहा है, वो कह रहा है कि ये मुझे बिलोंग करना चाहिए। इस इशू की बात करें तो ये एक्चुअली 2020 में थोड़ा उठा था, 2019-2020 में उठा था। और उसके बाद रीसेंट डेवलपमेंट्स की बात करें तो 2021 में जो यहाँ पे ryukyu आइलैंड्स हैं जापान के, उन्होंने इधर वाले आइलैंड में जो मिसाइल्स वगैरह हैं वो डिप्लॉय कर दी थी कि केस कुछ ऐसा होता है तो उसके लिए यहाँ पे इन्होंने मिसाइल्स रख दी हैं। और उसके बाद
ये मुद्दा चल ही रहा है। उतनी ज़्यादा रीसेंट डेवलपमेंट्स कुछ है नहीं, लेकिन आपको पता होना चाहिए ये भी एक कॉन्फ्लिक्ट है। पूछा जा सकता है आपसे कि सेनकाकू आइलैंड्स कहाँ पर पड़ते हैं, तो आपको पता रहना चाहिए कि उसकी लोकेशन ताइवान जो है उसके आसपास पड़ती है। और एक चीज़ मैं आपको बताना भूल गया, ये यहाँ पर येलो सी पड़ता है एक। येलो सी आपको चाइना और इस तरफ कोरिया का जो रीजन है वहाँ पे देखने को मिलेगा। और अगर आपसे लोकेशन पूछी जाएगी कि सेनकाकू आइलैंड्स कहाँ हैं, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं ईस्ट चाइना सी है, तो ईस्ट चाइना में आपको सेनकाकू आइलैंड्स देखने को मिलेंगे। तो ये हो गया हमारा तीसरा कॉन्फ्लिक्ट जो था सेनकाकू आइलैंड्स पर। अब हम देखते हैं फोर्थ कॉन्फ्लिक्ट, और इस कॉन्फ्लिक्ट के बारे में तो आप सब कोई ही जानता है, और ये है यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट। यूक्रेन का कॉन्फ्लिक्ट है, आपको पता है कि ये रही कंट्री यूक्रेन, और इस तरफ ये बॉर्डर शेयर करती है किसके साथ, रशिया के साथ। रशिया ने इसको तरफ से तो घेर ही रखा है। उसके अलावा रशिया के जो रिलेशंस हैं वो बेलारूस के साथ भी बहुत अच्छे हैं, तो यहाँ से भी इन्होंने यूक्रेन को घेर रखा है। उसके अलावा एक कंट्री आपको मोल्दोवा देखने को मिलेगी, इनके साथ भी रशिया के रिलेशन अच्छे हैं, तो यहाँ से भी यूक्रेन को घेरा हुआ है। ऊपर से ये वाला जो रीजन है, ये जिसको बोलते हैं क्राइमिया या क्रीमिया का रीजन, ये 2014 में रशिया ने कब्जा लिया था यूक्रेन से, और वर्ल्ड लेवल पर इसको यूक्रेन का ही पार्ट माना जाता है आज भी। तो ये पूरा उनके अंडर में है, रशिया के अंडर में है, तो यहाँ से भी इन्होंने घेरा हुआ है यूक्रेन को। तो काफ़ी तरफ से आप देख सकते हैं कि इनको घेरा गया है। और आपको पता है कि ये जो मेन मुद्दा इनके बीच में चल रहा है वो नेटो की मेंबरशिप के ऊपर चल रहा है, कि रशिया का कहना है कि भाई नेटो आपने बनाया था तो यूएसएसआर है उसको काउंटर करने के लिए, और यूएसएसआर तो 1990s में ही खत्म हो गया, लेकिन आप एक्सपेंड किए जा रहे हो। अगर आप ये जो कंट्रीज जितनी भी आपको ब्लू कलर में दिखाई दे रही हैं, ये सारी की सारी वो कंट्रीज हैं जहां पर नेटो की मेंबर्स हैं। तो यहाँ पर जो यूक्रेन है वो भी उसका मेंबर बनना चाह रहा था, और रशिया ने बोला कि हम ये नहीं होने देंगे। पहले काफ़ी सारी वार्निंग्स दी, लेकिन फिर उसने पॉजिटिव रिस्पांस नहीं देखा, तो इन्होंने ये स्टेप ले लिया, जो कि बिल्कुल अच्छा नहीं है ह्यूमैनिटी के लिए। कितने मासूम लोग यहाँ पर अपनी जानें गंवा रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर का इतना सारा नुकसान हो रहा है। ठीक है, अलग अलग साइट्स लोगों ने ली हुई है। तो अगर यूक्रेन की हम लोकेशन देखें तो इस तरफ तो ऑब्वियस सी बात है रशिया के साथ बाउंड्री शेयर हो रही है, इधर बेलारूस के साथ, और जितनी भी ये ब्लू कंट्रीज़ हैं ये नेटो के मेंबर्स हैं। इस तरफ आपको पोलैंड देखने को मिलेगा, इधर स्लोवाकिया, इधर हंगरी, इधर आपको रोमेनिया देखने को मिलेगा, यहाँ पर मोल्दोवा। और फिर यहाँ पर ये जो पानी वाला रीजन है इसको बोला जाता है ब्लैक सी, और ये जो सी है इसको बोलते हैं सी ऑफ अजोव, और इनको बीच में कनेक्ट करता है एक स्टेट जिसको हम अभी नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे। उसके अलावा दोस्तों आपको यहाँ पर एक ये लोकेशन देखने को मिलेगी, ये रेड कलर में है। ये रेड कलर में इसीलिए है क्योंकि ये रशिया की एक टेरिटरी है जिसको बोलते हैं कलिनग्राद। तो कलिनग्राद यहाँ पर लिथुएनिया और पोलैंड के बीच में पड़ता है। ये रशिया को डायरेक्टली टच नहीं करता, इस बात का भी आप ध्यान रखें। अब हम देखते हैं एक इंपॉर्टेंट स्ट्रेट जो कि आपको देखने को मिलेगा यहाँ पर। मैंने आपको बताया था ये ब्लैक सी पड़ता है, यहाँ पर सी ऑफ अजोव देखने को मिलता है, और यहाँ पे कर्च स्ट्रेट आपको देखने को मिलेगा, स्ट्रेट ऑफ कर्च। ठीक है, और मुझे लगता है कि ये काफ़ी प्रोबेबिलिटी है कि इसके बारे में पूछा जा सकता है आपको, ये वाटर बॉडीज़ के बारे में यहाँ पे, क्योंकि एक तरीके से रशिया यहाँ से कोशिश करेगा, क्योंकि ये वाला जो क्रीमिया वाला जो रीजन है उनके अंडर में है, तो वो चाहता है कि कोई भी सप्लाई जो है वो यूक्रेन को ना मिल पाए, तो इस ब्लैक सी और सी ऑफ अजोव में वो पूरी तरह से कंट्रोल रखना चाहेगा। उसके अलावा आपको पता होना चाहिए कि ये वाला जो रीजन है, ये जो रीजन है इसको बोलते हैं दोनबास रीजन। दोनबास रीजन में आपको दो अलग अलग ओब्लास्ट देखने को मिलेंगे। जैसे हम स्टेट्स बोलते हैं तो यहाँ पर रशिया, यूक्रेन, इन ओब्लास्ट बोला जाता है। तो ऊपर जो ओब्लास्ट देखने को मिलेगा उसका नाम है लुहांस्क, और यहाँ पे है डोनेस्क। और इसमें पहले से ही सिचुएशन कुछ ऐसी थी कि इतना रीजन आपको जो दिख रहा है, ये इस तरफ इस अलग कलर में जो दिख रहा है, ये एरिया ऑलरेडी यूक्रेन के कंट्रोल में नहीं था। यहाँ पर जो रेबल्स हैं रीजन के, जो अलगाववादी जो लीडर्स वगैरह हैं, उन्होंने इस एरिया को कब्जा रखा था, और ये कह रहे थे कि इनको रशिया में शामिल होना है। ये सब बातें चल रही थी, और रशिया इनको सपोर्ट करता था। तो रशिया इस तरफ से भी आक्रमण इनको कर रहा था यूक्रेन के ऊपर। और आपने देखा ही होगा वॉर स्टार्ट होने से पहले इस रीजन को, पूरा जो दोनबास रीजन है, इन्होंने इंडिपेंडेंट कंट्री का स्टेटस दे दिया था रशिया ने, कि ये इंडिपेंडेंट कंट्रीज हैं। तो ये पूरा यूक्रेन का कॉन्फ्लिक्ट है, और इससे रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट लोकेशंस हैं वो यही हो जाएंगी कि कौन सी नेबरिंग कंट्रीज़ हैं यूक्रेन की और रशिया की। इसके अलावा यहाँ पर वाटर बॉडीज़, ब्लैक सी हमने देख लिया, सी ऑफ अजोव, स्ट्रेट ऑफ कर्च हमने देख लिया, क्रीमिया हमने रीजन देख लिया। और अगर आज की बात करें तो कुछ सिटीज़ इंपॉर्टेंट हो जाएंगी। एक आपकी कीव इंपॉर्टेंट हो जाती है जो कि इनकी कैपिटल है। तो इधर बेलारूस की तरफ से यहाँ पर
हमला स्टार्ट किया गया। अब तो इनफैक्ट ये कीव के नज़दीक ही आ चुके हैं, कुछ लोग कहते हैं कि कीव में पहुंच चुके हैं, तो अलग अलग तरीके की न्यूज़ आती रहती है। उसके बाद आपने खैरसान का नाम सुना होगा, यहाँ से अटैक किया, जो क्रीमिया वाला जो रीजन था यहाँ से रशियन फोर्सेस इधर घुसी, यहाँ पे ब्लैक सी से ओडेसा वाला जो रीजन था यहाँ पे फायरिंग की गई। ऐसे ही ये जो दोनबास वाला रीजन है तो यहाँ से ये घुसे, और इस तरफ से आप देख सकते हैं खारकीव जो है इस पे अटैक किया गया। तो ये कुछ लोकेशंस हैं जिनके बारे में आपने रिसेंटली बहुत ज़्यादा सुना होगा, तो मैंने सोचा वो भी आपके साथ डिस्कस कर लेते हैं। तो ये हो गए हमारे 4 कॉन्फ्लिक्ट। अब हम देखते हैं 5वां कॉन्फ्लिक्ट, जो कि ये आखिरी कॉन्फ्लिक्ट होगा इस वीडियो का। तो 5वां कॉन्फ्लिक्ट है इजराइल और पैलेस्टीन का कॉन्फ्लिक्ट। 2021 में फिर से ये कॉन्फ्लिक्ट थोड़ा गरमाया था, बीच में मिसाइल वगैरह दागी गई थी इजराइल की तरफ से, जो पैलेस्टीन वाला रीजन है, और जो पैलेस्टीन वाला रीजन है उससे इजराइल की तरफ जो हमास जो पैलेस्टीन रीजन में देखने को मिलता है, उस ऑर्गेनाइजेशन ने मिसाइल्स वगैरह दागनी स्टार्ट की थी शुरुआत में। तो काफ़ी दिनों तक गरमाया रहा था ये माहौल, और आपको ऑलरेडी इस पूरे मुद्दे के बारे में पता है, मैं खुद भी कवर कर चुका हूँ इनको। तो मेनली लोकेशंस को देख लेते हैं कि यहाँ पर कौन कौन सी लोकेशंस हैं, काफ़ी बार पूछ ली जाती हैं। तो अगर आप इस मैप में देखेंगे तो आपको यहाँ पर इजराइल देखने को मिलेगा, ठीक है, ये जो रीजन है। तो ऊपर मेडिटेरेनियन सी आपको देखने को मिलता है इस तरफ, और नीचे आपको यहाँ पर रेड सी देखने को मिलेगा। इसके अलावा बाउंड्री ये किस किस के साथ शेयर करता है, तो आप देखेंगे इस तरफ ये इजिप्ट के साथ बाउंड्री शेयर करता है। इजिप्ट का यहाँ पर ये वाला जो रीजन है सिनाई पेनिनसुला, उसके साथ ये बाउंड्री शेयर करता है इस तरफ। यहाँ पर आप देखेंगे ये जॉर्डन के साथ बाउंड्री शेयर कर रहा है, और ऊपर की तरफ आप देखेंगे सीरिया के साथ, और इस तरफ आपके ये लेबनान के साथ बाउंड्री शेयर कर रहा है। और एक वाटर बॉडी यहाँ पर आपको एक गल्फ देखने को मिलता है जिसको बोलते हैं गल्फ ऑफ अकाबा, ठीक है। अकाबा यहाँ पर एक्चुअली एक सिटी है, के नाम पर ये गल्फ ऑफ अकाबा रखा गया है इसका नाम। तो यहाँ पे स्विस कैनाल यहाँ पे देखने को मिलेगी आपको, यहाँ पर गल्फ ऑफ अकाबा, यहाँ पर नीचे फिर रेड सी, और ऊपर आपको मेडिटेरेनियन सी को मिलेगा। अगला मैप देखते हैं थोड़ा और क्लैरिटी के लिए। तो इजराइल में आपको ये बात पता होनी चाहिए कि ये वाला जो रीजन है आपको दिख रहा है पूरा, ठीक है, ये है वेस्ट बैंक का रीजन, और जो पैलेस्टीनियंस हैं वो आपको वेस्ट बैंक के रीजन में देखने को मिलेंगे, लेकिन उनकी पॉपुलेशन भी कम होती जा रही है, और इजराइल का जो एरिया है, उनकी जो फोर्सेज हैं वो इस रीजन में आप बढ़ती जा रही हैं। जो आपको थोड़ा डार्क कलर में यहाँ पे देखने को मिल रहा है वो पैलेस्टीनियन लोग उन रीजन्स में रहते हैं। उसके अलावा आपको इस तरफ देखने को मिलेगी गाजा स्ट्रिप, गाजा पट्टी, तो यहाँ पर आपको पैलेस्टीनियन देखने को मिलेंगे। और अगर कैपिटल की बात करें तो यहाँ पर कुछ इस रीजन में आपको देखने को मिलेगी इसराइल की, जिसका नाम है टेल अवीव। अब टेल अवीव जो है वो वर्ल्ड लेवल पर इनकी कैपिटल मानी जाती है, लेकिन अब ये क्लेम करते हैं कि जेरूसलेम इनकी कैपिटल है, और जेरूसलेम यहाँ पर पड़ता है। इनफैक्ट जो पैलेस्टीनियंस हैं वो भी क्लेम करते हैं कि जेरूसलेम उनकी भी कैपिटल है, और वर्ल्ड लेवल पर जेरूसलेम को रिकग्नाइज नहीं किया जाता है एज इसराइल की कैपिटल, और इसको एक डिस्प्यूटेड टेरिटरी माना जाता है। हालांकि ट्रंप जब थे उन्होंने रिकग्नाइज कर दिया था इसको, ये इसराइल की कैपिटल है। और आपको पता है कि इसराइल के जो रिलेशंस हैं वो हमेशा से ही यूएसए के साथ अच्छे रहे हैं, हमेशा वो सपोर्ट करते हैं इनको। तो इन रीजन्स को आपको ध्यान रखना है। वेस्ट बैंक का रीजन हो गया, ये आपका गाजा स्ट्रिप हो गई। ऊपर आपको यहाँ पर ये जो रीजन है इसको बोलते हैं गोलन हाइट्स, ठीक है, गोलन हाइट्स। गोलन हाइट्स जो है पहले ये सीरिया का रीजन हुआ करता था, लेकिन इसको कब्जा लिया इसराइल ने। और उसके बगल में आपको यहाँ पर ये वाटर बॉडी देखने को मिल रही होगी, इसको बोलते हैं सी ऑफ गैलीली। और एक रिवर जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ गोलन हाइट्स वाले रीजन से ये निकलती है, कुछ इस तरीके से फिर बाउंड्री फॉर्म करती है जॉर्डन और इसराइल के बीच में। फिर ये आगे बाउंड्री फिर से फॉर्म करती रहेगी, और ये आगे जाकर इसमें मिल जाती है। यहाँ पर आपको एक काफ़ी इंपॉर्टेंट वाटर बॉडी देखने को मिली जिसको बोलते हैं डेड सी, ठीक है। डेड सी का हाल ये है कि यहाँ पर अगर आप जाएंगे तो आप फ्लोट करेंगे पानी में। इस पानी में इतना ज़्यादा सॉल्ट की जो अमाउंट जो है, मतलब सॉल्ट का अमाउंट है वो बहुत ही ज़्यादा है डेड सी में, इसी वजह से सब कुछ फ्लोट करता रहता है इसके ऊपर। रिवर का नाम तो मैंने बताया नहीं, तो ये जो रिवर इतना लंबा चौड़ा ट्रैवल करके आ रही है, उस रिवर का नाम है जॉर्डन रिवर, ठीक है। इधर आपको जॉर्डन कंट्री भी देखने को मिल रही है, तो इसी के नाम पे ये रिवर है। तो ये ऊपर से आई और यहाँ नीचे डेड सी में मिल गई। तो दोस्तों ये थे 5 कॉन्फ्लिक्ट जो हमने कवर किए, और आई होप आप लोगों को अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी, और पर्टिकुलरली इनकी लोकेशंस तो अब आपको पता ही चल गई होंगी कि कौन कौन सी लोकेशन इन रीजन्स में आपसे पूछी जा सकती हैं। और जैसे कुछ इंपॉर्टेंट इवेंट्स, ये तो जैसे कॉन्फ्लिक्ट्स वगैरह हो गए, उसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट इवेंट्स भी हुए हैं जिनको हम मैप की हेल्प से जान सकते हैं पिछले 1 साल में 2021 में। तो वो भी अगर आप उस पर वीडियो चाहते हैं तो वो भी मुझे कमेंट्स में बताएं। तो एंड करते हैं फिलहाल इस वीडियो को। अपनी हेल्थ का ख्याल रखें और अपने आसपास के लोगों का ख्याल रखें।
अपना जो नॉलेज है उसको बढ़ाते रहें। मैं मिलता हूँ आपसे जब भी नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें। तब तक जय हिंद, जय भारत।